गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आज ये आपकी क्लास में मेरा पहला वीडियो है स्टूडेंट्स, जिसमें आप लोग डायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा पोर्शन। और आज हम लोग जो अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बेटा इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है, जिसमें हम लोग वन बाय वन देखने जाने वाले हैं एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट पोर्शन हम लोग इसमें देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे बेटा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्ड हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि पिछली कक्षा में मतलब क्लास 9th में आप लोगों ने देखा होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया कि हाउ टू वी डिसाइड दैट गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर। मतलब वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, जिसको हम लोग सुचालक और कुचालक कहते हैं बेटा हिंदी में। याद है आप लोग को? तो गुड कंडक्टर यानी क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक प्रवाह बहुत आसानी से हो सकता है, जिसको हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर यानी कुचालक किसको कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप लोग को यहाँ पे बताया गया कि आयरन इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप लोग को पता है कि लोहा जो है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से प्रवाहित हो सकती है। बट वेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक। बहुत ही सिली सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम लोग कि कोई लोहे की कील नीचे पड़ी हुई है और उसको अगर हाथ से उठाते हैं, ग्राउंड से उठाते हैं, है ना, तो उससे हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। ये सवाल सच्ची में बेफिजूल सा लग रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है बेटा कि ये सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मतलब ये देखिए कि अगर आयरन इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कंडक्टर है, तो उसमें से अगर वो नीचे गिरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए। इसके लिए इसका उत्तर ये होगा कि हमको इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही प्रवाहित नहीं हो रही है। यदि हम लोगों ने कोई सेल कनेक्ट करके उसमें से कोई बल्ब को जलाने की कोशिश की तो आसानी से वो बल्ब जलता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यदि उसमें से प्रवाहित होती है, प्रोवाइड की जाती है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उससे शॉक लगने के चांसेस हैं। तो सेल से हम लोग को शॉक नहीं लगता बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, वी हैव लर्न इन अर्लियर स्टैंडर्ड, मतलब पिछली कक्षा में 9th में हमने देखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। चैप्टर 3 याद होगा आप लोग को। वी परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। आप लोग को पता है निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने देखे हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में क्लास 9 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साइंस 1 का टेक्स्ट बुक है, और इसमें आप लोगों ने पेज नंबर 32 पे ये चीज़ें देखी हुई है स्टूडेंट्स। याद है आप लोग को? यहाँ पे देखिए मेटल वायर और इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो रहते हैं, है ना। मतलब ये तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, इसलिए इधर उधर कहीं पे भी घूम रहे हैं। और जब हम लोग ने इसमें सेल कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से प्रवाहित हुई, तब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब निगेटिव टर्मिनल से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आसानी से जाने लगे, है ना। ये इसी वजह से ये जो फ्लो था, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ये कब हुआ? जब हमने इसको इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट किया, है ना। इलेक्ट्रिक सेल से ही इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होना चालू हो गई और वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहना चालू हो गया। तो ये सब जो दिख रहे हैं ना बेटा, ये आप लोग को इलेक्ट्रॉन फ्लो दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं। ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट मीटर यहाँ पे विभवांतर कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था, और जैसे ही हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तब उसमें से दो टर्मिनल से इस तरह से चार्ज फ्लो होना चालू हुए। तो we perform various experiments regarding negatively and positively charged objects. The reason behind the object becoming positively and negatively charged is the transfer of negatively charged particle from one object to another object. मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब निगेटिव टर्मिनल से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहेंगे, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ट्रूथ है। मतलब ये सत्य है कि वो निगेटिव टर्मिनल से ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहते हैं। तो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी आल्सो स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, और पिछली कक्षा में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हुई हैं। तो आज
इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कंडक्टिंग वायर से किस तरह से फ्लो होता है। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, फिर रजिस्टर मतलब विद्युत प्रतिरोध से भी इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रवाहित होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता होगा आप लोग को, जिसमें हम लोग कोई भी वस्तु गर्म कर सकते हैं बेटा। आजकल आजकल गैस की जगह पे इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा करके एक नया उपकरण मार्केट में आया हुआ है, जिसका उपयोग कोई चीज़ें गर्म करने के लिए करते हैं, कि जो कि इलेक्ट्रिक पर चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चूल्हे जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर यानी आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग पानी खींचने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और आखिरी में हम लोग देखेंगे जनरेटर। जनरेटर में मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो हम लोग जनरेटर का उपयोग किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। क्या आप लोग को पता है बेटा, ये आकृति में आप लोग को एक घर दिखाई दे रहा है। ये घर हम लोगों ने पिछली कक्षा 9th में भी देखा था। इसमें आप लोग को एक सोफा दिख रहा है, एक टेबल लैंप दिख रहा है। यहाँ पे कुछ जलाने के लिए लकड़ियाँ लगाई गई है। लकड़ियाँ नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पर जलाया जा रहा है। फिर ये टीवी सेट है, टेलीविजन सेट को भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, इसका प्लग इंसर्ट किया हुआ है। और ये दूसरा टेबल लैंप है, उसको भी एक टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ बेटा, है ना। यदि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या ये उपकरण जल सकेंगे? क्या सच्ची में इस रूम में जो रौनक अभी दिख रही है वो होगी? नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पे पंखा चल रहा है बी आकृति में, है ना, इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। यहाँ पे सी आकृति में देखिए बेटा, फिगर नंबर सी आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि एक स्विच है जो हम लोग बाहर में लगाते हैं, जिसमें कॉइल्स वगैरह लगी हुई होती हैं। और 12 से 16 वोल्ट डीसी का सप्लाई यहाँ पे दिया होता है। 3 वायर्स हैं, न्यूट्रल, अर्थिंग और फ्यूज वायर है। तो ये तीनों वायर्स का कनेक्शन इस तरह से आप लोग को दिया गया है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को दैनंदिन जीवन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैंट लिव एट ऑल। मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक हो गया है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाह। यदि वो नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए भी हम लोग को रहना आजकल मुश्किल हो चुका है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल तो बारिश भी नहीं होती और उस वजह से कूलर भी काम नहीं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस वीडियो से है मैं आप लोग मोबाइल से जो ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ना बेटा, वो मोबाइल अगर चार्ज ना हो, है ना, तो वो भी काम नहीं करता है, वो भी बंद हो जाता है खाली डिब्बी की तरह। तो इसलिए आजकल इलेक्ट्रिसिटी आप लोग के घर में होना बहुत ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वस्तु या फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे दैनंदिन जीवन में हो गई है बेटा। आज हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि इसके पूर्व ये जो पहला पोर्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यही आज हम लोग देखने जाने वाले हैं। तो इसमें कुछ मटेरियल्स दिए गए बेटा, यह मटेरियल थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन यह आकृति हम लोग देख लेते हैं पेज नंबर 48 पे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक आकृति आपको यहाँ पे दी गई है। इस फिगर में आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक सेल दिया है ना। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आप लोगों ने एक प्लग की को यहाँ पे दिया हुआ है। प्लग की का नेक्स्ट टर्मिनल आप लोगों ने ए टर्मिनल को दिया हुआ है। ए और बी दो टर्मिनल के बीच में एक रजिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है। बी का टर्मिनल आप लोगों ने एक एमीटर को दिया हुआ है, जिसमें से करंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ए का निगेटिव टर्मिनल आप लोगों ने एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने अभी तक नहीं बताई वो थी बेटा, ए और बी के बीच में आप लोगों ने जैसे रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, उसी तरह से आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर भी कनेक्ट किया हुआ है। और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इस तरह से आप लोग को कनेक्ट करना है, जिस तरह से आकृति में कनेक्शन दिए हैं उसी तरह से आप लोग को इसको जोड़ कर देखना है। अब ये वोल्ट मीटर से जो विद्युत विभवांतर इसमें से जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से जा रहा है, वो हम लोगों ने वी ए बी ये नाम से यहाँ पे दर्शाया है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ए और बी के बीच में जो विभवांतर है वो वी ना लिखते हुए हमने वी ए बी लिखा हुआ है। ये बात समझ में आई आप लोग को? अब चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, पेज नंबर 47 पर। तो यहाँ पे जो जो मटेरियल्स आप लोग को दिए है बेटा, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंडक्टिंग वायर्स हैं, फिर इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है जो कि हमने ए और बी के बीच में जोड़ा हुआ है, एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है और एक प्लग की है। अब इसको कनेक्शन करने के बाद उनको प्रोसीजर क्या करनी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि कनेक्ट द सर्किट है शोन इन द फिगर। मतलब फिगर में दिए गए अनुसार हमको इसके कनेक्शन करने हैं। और आफ्टर टेकिंग द कंपोनेंट्स विद द प्रॉपर वैल्यूज, और
जो कंपोनेंट्स आप लोगों ने लिए हुए हैं इसमें, वो उनकी एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि वोल्ट मीटर है, एमीटर है ना, मिली एमीटर या एमीटर जो लेना है वो हम लोग को देखना है क्या लेना है यहाँ पे। और देखिए बेटा, रजिस्टर की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। वो ज़्यादा कम, बहुत कम रजिस्टर की वैल्यू ना हो, ज़्यादा भी ना हो, वो मीडियम एक रजिस्टर हम लोग यहाँ पे लेंगे। मेजर द करंट आए, मतलब करंट हम लोग किससे मेजर करेंगे? एमीटर जो यहाँ पे दिखाया गया ना, वो एरो शो करता है, याद है आप लोग को, एरो शो करता है। तो उस एरो से हम लोग को समझ में आ गया कि कितना करंट इसमें से जा रहा है। आल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर भी हम लोग को ज्ञात करना है, जो कि बिटवीन टू एंड्स होगा, ए और बी, जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है। ये चीज़ आप लोग को समझनी आनी चाहिए कि हम लोगों को वी ए बी तो कैलकुलेट करना ही है, लेकिन उसके साथ हमने रेजिस्टेंस यानी कि रजिस्टर भी कनेक्ट किया हुआ है। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो पोटेंशियल एट ए इज हायर देन द पोटेंशियल एट बी एट अ पॉइंट, बिकॉज देखिए बेटा, यहाँ पे जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट ए यहाँ पे आकृति में आप लोग को दिख रहा है, इसका जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए होगा वो हायर होगा, और पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है वो लोअर होगा, बिकॉज ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एंड बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। दैट्स व्हाई द potential difference at point A will be greater. So point A is connected to the positive electrode of the cell and the point B is connected to the negative electrode of the cell. उस वजह से A का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा बेटा। नेक्स्ट पेज में आकृति के अनुसार आप लोग को यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं ये बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ये तो हम लोग देखेंगे, ये तो जानना ही है हम लोग को, लेकिन इसमें हम लोग को देखना क्या है, इसमें मतलब हम लोग देखने क्या वाले हैं, ये हम लोग को तो पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें ज्ञात क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग को हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है। हीट प्रोड्यूस मतलब कहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है बेटा? ए और बी के टर्मिनल के बीच में, इस रजिस्टर में। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट किया हुआ है, इसमें से विद्युत प्रवाह जा रहा है, लेकिन ये प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध में से ज़बरदस्ती से अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर भेजेंगे तो ऑब्वियसली ये तो गर्म होने वाला है बेटा। तो हीट इसमें कितनी प्रोड्यूस होती है वो हम लोग को ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्ट मीटर के आधार पर हम लोग को इसमें ये ज्ञात करनी है। और इसके साथ जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें कैलकुलेट होगा ही, निकलेगा ही, कितना जा रहा है तो वो दिखेगा ही हम लोग को वोल्ट मीटर में, लेकिन इसमें से चार्जेस कितने बह रहे हैं, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल कितने चार्जेस इसमें से फ्लो हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लोग को इसमें दिखने वाली है बेटा। तो ये सब चीज़ें के आधार पर जब ये रजिस्टर वायर जो है, ये रजिस्टर जब गर्म हो जाएगा, इसको हाथ लगा के चेक करेंगे, ये गर्म हो गया बहुत, तो इसका हीट प्रोड्यूस हमने इसको कैलकुलेट करना है। मतलब सबसे पहले हम लोग को एच कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, एच के आप लोग को यहाँ पे 3 सूत्र मिलने वाले हैं। तो एच का ये समीकरण 2 से एक सूत्र मिलेगा, समीकरण 4 से एक सूत्र मिलेगा, और समीकरण 5 से एक सूत्र आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। और सबसे आखिरी में आप लोग को ये प्रश्न अगर पूछा गया परीक्षा में, तो आप लोगों को वैट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये वैट जो है वो यूनिट है बेटा पावर का, पावर यानी कि विद्युत शक्ति, आप लोगों ने देखा होगा। इस पावर के फार्मूले का आधार पर आप लोगों को वैट यानी कि इसका यूनिट जो होता है ना, पावर कभी भी वैट में मेजर करते हैं। जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो जो यूनिट लेकर जाता है तो वो वैट में होता है बेटा। तो कितना वैट इलेक्ट्रिसिटी हमने खर्चा की है, तो ये पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वो वैट में हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे पोर्शन की तरफ। इसमें बोला गया कि इफ़ अ चार्ज क्यू, मतलब इसमें से जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्जेस होते हैं वो ए से लेकर बी तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले हैं, तो जिसको हम लोग चार्ज कहेंगे। फ्रॉम ए टू बी, वर्क वी ए बी इंटू क्यू हैज़ बीन डन ऑन क्यू वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब यदि ये ए से बी तक अगर कार्य हो रहा है तो वो कार्य कितना हो रहा है बेटा? वी ए बी इंटू क्यू। वी ए बी यानी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंटू क्यू यानी कि विद हेल्प ऑफ चार्जेस। मतलब इसमें से जो विद्युत प्रवाह हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है? एक तो विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पे हो रहा है, और चार्जेस के आधार पे हो रहा है। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे जो वर्क दिया हुआ है वो वर्क कैलकुलेट करके हम लोग को ये सूत्र मिल गया हुआ है। तो ये फॉर्मूला हमने पिछली कक्षा में देखा हुआ है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे एक हाथ में 9th की किताब है जिसमें आप लोग पेज नंबर 31 देख रहे हैं। यहाँ पे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ये फार्मूला मिला था। इसी को देयरफॉर हम लोग कैलकुलेट करके W इज इक्वल टू V इंटू क्यू भी बोल सकते हैं। और W इज नथिंग बट द एनर्जी। वर्क ही क्या होती है? एनर्जी होती है, यानी कि ऊर्जा होती है। और वही ऊर्जा यानी कि आप लोगों को यहाँ पे फार्मूले में कैलकुलेट करके बताई गई है V इंटू क्यू। ये V क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे जैसे आकृति में आप लोग को पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जाता हुआ दिख रहा है ना, वो V है। और क्यू क्या है बेटा? टोटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब जिसमें से जो चार्जेस इसमें से फ्लो हो रहे हैं वो चार्ज है क्यू। तो V यहाँ पे V ना लिखते हुए हमने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे VAB लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि आप लोग के सामने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है बेटा, VAB इंटू क्यू इज द वर्क, जो कि अभी हमने याद किया हुआ है। तो रेफर टू चैप्टर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 9, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क। तो ये एनर्जी कहाँ से आई है जिसमें से ये कार्य हो रहा है? बिल्कुल ये अच्छा सवाल है। ये इलेक्ट्रिक सेल की वजह से इसमें एनर्जी आई हुई है, उसी वजह से ये कार्य हो रहा है बेटा। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल। द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क VAB इंटू क्यू इज परफॉर्म। इफ द चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A टू B इन टाइम T, यदि ये मान के चलते हैं कि चार्ज Q जो है वो A से B के बीच में मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है विद इन अ टाइम T, मतलब T समय में यदि वो हो रहा है, तो दैट इज द वर्क परफॉर्म इन टाइम T। इसको ये कह सकते हैं कि हम लोग की इसमें कार्य हो रहा है समय दिए हुए टाइम T के अनुसार समय में। तो देन ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी VAB इंटू क्यू इज गिवन टू द रजिस्टर। और उसी रजिस्टर के बीच में दिए हुए समय में आप लोगों को जो कार्य मिल रहा है वो किसके आधार पर मिल रहा है बेटा? वो मिल रहा है VAB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B और Q के आधार पर। तो व्हाट हैपन्स टू दिस एनर्जी, मतलब इस एनर्जी को हुआ क्या है? दिस एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द रजिस्टर एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। द टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर इज इंक्रीज। मतलब ये जो एनर्जी है वो कौन से रूप में बदल रही है? वो हीट एनर्जी में बदल रही है बेटा। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर जो है वो टेम्परेचर मिलने की वजह से, हीट एनर्जी मिलने की वजह से वो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो हम लोग को यहाँ पे महसूस आप लोग करके देख सकते हैं। तो इफ इन द सर्किट, यदि इस सर्किट में द रजिस्टर इज रिप्लेस बाय मोटर, अगर हम लोगों ने इस रजिस्टर को मोटर के आधार पर बदल दिया, तो इन विच फ्रॉम विच द एनर्जी गिवन बाय द सेल गेट ट्रांसफर इनटू, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो जो होगी वो हीट एनर्जी है जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं P। पावर का फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पावर का फार्मूला आप लोग को पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर, तो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? VAB इंटू क्यू अपॉन T। अब एनर्जी जो है वही है हमारा वर्क डन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क डन इज द एनर्जी, जो कि इसका फार्मूला होगा बेटा VAB इंटू क्यू। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुट किया हुआ है, अपॉन T लिखा इज इक्वल टू। अब देखिए बेटा यहाँ पे VAB इंटू क्यू अपॉन T, डायरेक्टली यहाँ पे VAB इंटू I लिखा हुआ है। ये I कैसे आया ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पेज नंबर 33 पर एक फार्मूला दिया है बेटा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन T। ये है करंट का फार्मूला। अब ये करंट जो है Q अपॉन T की जगह पे इस दोनों को रिप्लेस करके मैंने डायरेक्टली I लिख लिया, तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है VAB इंटू I। क्यों? क्योंकि Q अपॉन T इज इक्वल टू I होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम T द एनर्जी P इंटू T टू द रजिस्टर। इफ I इज द करंट फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू द करंट, मतलब इसमें से बहने वाला जो करंट है वो I है, एमीटर से हम लोग को दिखेगा। तो हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इन टाइम T विल बी, तो दिए गए समय में जितनी हीट इसमें प्रोड्यूस होने वाली है वो हम लोग को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग का फार्मूला क्या है बेटा? हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू पावर इंटू T, मतलब इसमें से बहने वाला जो पावर होगा गुना टाइम, यानी कि इसमें प्रोड्यूस हुई हीट होगी, यानी ऊष्मा जो निर्मित हुई है वो हम लोग को ज्ञात करनी है। तो पावर का फार्मूला क्या लिखा है हमने? P इज इक्वल टू VAB अपॉन VAB इंटू I। तो मैंने P की जगह P ये दोनों वैल्यूज रख रही है, इंटू T जैसे कि वैसे रखा मैंने। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ के अनुसार आप लोग को पता है कि VAB इज इक्वल टू I इंटू R है। ये भी फार्मूला हमने पिछली कक्षा में देखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमने देखा हुआ है V इज इक्वल टू IR, है ना। तो IR वाला यही फार्मूला हमने ये वाला यहाँ पे पुट कर दिया है। यदि आप लोगों ने VAB इज इक्वल टू I इंटू R यहाँ पे दिए गए अनुसार यहाँ पे इस फार्मूले में रखा, तो क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि I गुना R गुना I गुना T, तो I डबल हो गया, है ना। तो यही फार्मूला हम लोग को सिमिलरली में मिलता है कि I डबल हो गया, इन दोनों को मैं पास में लेके आ जाऊँगा, गुना R गुना T, यानी कि
फिफ्थ नंबर इक्वेशन आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है एच हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस फार्मूले को हम लोग को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल सकते हैं। और ये फार्मूले का यूज़ आप लोग हीटिंग लॉ ऑफ हीटिंग करके एक एक्सपेरिमेंट आता है क्लास 12th में, उसमें इसका यूज़ आप लोग आसानी से कर सकते हैं बेटा। अब चलते हैं हमारे दूसरे इक्वेशन की तरफ। ये दूसरा इक्वेशन आप लोग को मिल रहा है एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए बी इंटू टी अपॉन आर। ये हमने कैसे ज्ञात किया? तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि हमने आई इज इक्वल टू वी बाय आर ये भी फार्मूला पिछली कक्षा में देखा हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे फार्मूला मिल रहा है आर इज इक्वल टू वी बाय आई, इसी को हम लोग आई इज इक्वल टू वी बाय आर भी लिख सकते हैं बेटा। इट इज द सेम एज गिवन इन दिस फार्मूला, सेम एज इट इज। तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर अगर फार्मूला है तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वी ए बी अपॉन आर लिख लेते हैं। वी ए बी ये वाले फार्मूले में हम लोग को रखना है। एच इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई इंटू टी। तो आई इज इक्वल टू क्या बेटा? वी ए बी अपॉन आर, वी ए बी अपॉन आर। तो वी ए बी इंटू वी ए बी अपॉन आर हो गया गुना टी। तो वी ए बी इंटू वी ए बी क्या होगा? वी स्क्वायर ए बी होगा गुना टी, जो जैसे कि वैसे था, बटे आर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो ये फार्मूला हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है कि एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए बी इंटू टी अपॉन आर। तो ये दोनों समीकरण आप लोग को समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। यदि नहीं आए हैं तो आप लोग ये वीडियो 2-3 बार देख सकते हैं। इसमें आप लोग को ये वीडियोस में आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें किया क्या हुआ है बेटा। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हमारी वीडियो का आखिरी पार्ट है। इसमें आप लोगों को P इज इक्वल टू, जो कि हमने यहाँ पे फार्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई, जो था एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, वी ए बी इंटू आई। अब V यानी होता है वोल्ट और I यानी कि होता है एम्पियर। तो 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर बराबर 1 जूल अपॉन 1 सी इंटू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड यहाँ पे दिया गया। ये कैसे ज्ञात किया? ये भी पिछली कक्षा में हमने देखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए पेज नंबर 31 पे दोबारा हम लोग आ रहे हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड 1 कूलम यहाँ पे दिया गया बेटा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना। यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे भी दी गई है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना, पिछली कक्षा में जो देखा था। अब चलते हैं हमारे एम्पियर की तरफ। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ये देखिए पेज नंबर 33 पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड यहाँ पे दिया गया है ना। वही चीज़ आपने यहाँ पे ली हुई है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। अब यदि 1 कूलम गेट कैंसिल, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बचता है सिर्फ 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। और 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू वैट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए काम में आते हैं बेटा। तो पावर जहाँ पे हमारे जो यूनिट घूमता है ना, इलेक्ट्रिक पावर, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बिल रेटिंग मेजर करके वो लेके जाता है, पर वैट कितना मेजरमेंट है आ रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? 1 वैट, यानी कि 1 जूल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 सेकंड में यदि मेजर की गई तो उसका मतलब होगा कि 1 वैट इतना पावर यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, और नहीं भी आया है तो आप लोग ये वीडियो को 1-2 बार और अच्छे से देखकर इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को आप लोग को प्रैक्टिस करके लिखना पड़ेगा, ताकि परीक्षा में ये पूछा जाने के बाद आप लोग को इसको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो तब तक अगली वीडियो में मैं इसका आगे आने वाला जो पार्ट है ये पढ़ाने वाला हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।